डिस्टिंक्ट पोस्टग्रेसक्यूएल में हम डिस्टिंक्ट के बारे में देखेंगे, डिस्टिंक्ट क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर जो भी एसक्यूएल स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे एसक्यूएल यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर डिस्टिंक्ट एक क्लॉज होता है। ठीक है, तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि यहाँ पे distinct clause in a PostgreSQL, distinct clause in a PostgreSQL. PostgreSQL is used to remove duplicate rows from the result set. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंग ये क्लॉज है, इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जब भी हम फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं तो उसमें से हमें डुप्लीकेट रोज जो है वो रिमूव करने हैं और यूनिक रो ही हम क्या कर सकते हैं, हमें दिखाने हैं। तो इस टाइप क्या होता है कि डिस्टिंग क्लॉज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखेंगे हम। ये इसका बेसिक यूसेज है, इसका बेसिक यूसेज मेन इसका किस लिए यूज़ होता है, तो इसका बेसिक यूसेज है मेन टू रिट्राइव यूनिक रो, to retrieve unique row from table. You can use the distinct keyword, use the distinct keyword in the select statement. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी यूनिक रो निकालने हैं, आपके पास मल्टीपल रोज है जो कि सेम है वैल्यू, तो आपको डुप्लीकेट रो नहीं दिखाने हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि डुप्लीकेट रो रिमूव होकर आप यूनिक रो ही दिखा पाओगे। तो अभी इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे। अब सिंटैक्स में है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू n कॉलम फ्रॉम टेबल नेम। सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे यही यूज़ करना है कि मान लो आप कुछ कॉलम रिट्राइव कर रहे हैं, जैसे कि कॉलम 1 कॉलम 2, तो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट ये है, ये क्लॉज है आपका। ठीक है, तो इसको आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो ताकि जो भी डेटा आप रिट्राइव करना चाहते हो कॉलम 1 कॉलम 2 वो डुप्लीकेट ना हो के यूनिक ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है डिस्टिंक्ट का। तो अभी राइट नाउ हियर, तो यहाँ पे अब दिस क्वेरी रिटर्न unique combination unique combinations of column 1 and column 2 from table name। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि वो
कितने भी हम कॉलम यूज करते करते हैं तो उसके अंदर क्या करता है ये, तो कॉलम की यूनिक कॉम्बिनेशन ही हमें डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ऐसे जैसे मान लो कि ये किस तरीके से वर्क होता है। चलो मान लो हमारे पास एक टेबल है यहाँ पे इस तरीके से, अभी हम एक टेबल बनाएंगे। और ये टेबल के अंदर मान लो दो ही फील्ड है हमारी, मतलब दो कॉलम है और यहाँ पे उसके अंदर कुछ रोज है हमारे। ठीक है, सो राइट नाउ ये टेबल है, जैसे कि हमारा एम्प्लॉय का टेबल है, यहाँ पे एम्प्लॉय, इसके अंदर हमारा डेटा है, मान लो आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय की सैलरी है। ओके, ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करते, नेम है विहास, सैलरी है 500 रुपीज़, नेम है साहिल, सैलरी 300 रुपीज़। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे 3, नेम है विहास, सैलरी है 500 रुपीज़। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, जैसे कमांड यूज़ करेंगे सेलेक्ट ऑल, तो हम जब भी ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे जो ये रिकॉर्ड है विहास का और ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी हम टेबल को डिस्प्ले करेंगे तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि जैसे हम मान लो हम ये क्यूरी लगाते हैं हम, ठीक है, हमें क्यूरी लगाना है इसको, तो जैसे कि हम क्यूरी लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम या फिर हम उसका सैलरी दिखाना चाहते हैं, मान लो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, तो हम सिर्फ सैलरी दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, टेबल जनरेट होगा सैलरी के लिए। तो एक ही कॉलम हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो एक ही कॉलम के लिए इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा सैलरी और कितने रिकॉर्ड से 3। तो यहाँ पे सैलरी हमारा कॉलम है, ये सैलरी कॉलम है, इसके अंदर का पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट में। तो सैलरी कितना है, पहला 500, दूसरा कितना है 300 और तीसरा कितना है 500। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये सैलरी 500 डुप्लीकेट है, 2 बार तो हमें दिखाना नहीं है, हमें इसको एक ही बार दिखाना है, मतलब हमें इसको डिस्टिंक्ट करना है। हर एक रो जो है रिकॉर्ड वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बार सैलरी 500 लेके कोई मतलब नहीं, एक बार 500 आता है तो भी काम चलेगा अगर मेरी रिक्वायरमेंट इस तरीके की है। यहाँ पे ये जो इस तरीके का रिकॉर्ड यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे रिपीटेड वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि यूनिक वैल्यू आनी चाहिए सैलरी में। यूनिक मतलब 500 और 300 सिर्फ इतने आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिनेरियो है उसको आप बोलते हो कि डिस्टिंक्ट बोलते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मुझे ठीक, अब ये जो है ये हमारा ओके। अब ये जो है हमारा, इसने पूरे रिकॉर्ड दे दिया हमें टेबल के अंदर, चाहे वो डुप्लीकेट हो या नहीं हो। तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट है, यहाँ पे ये और ये। तो अभी हमें क्या करना है, सारे रिकॉर्ड यूनिक ही दिखाना है, सारे रिकॉर्ड यूनिक दिखाना है हमें। ठीक है, तो ये इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यही क्यूरी अगर डिस्टिंक्ट के साथ करेंगे तो इस तरीके से होगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और हमें डिस्टिंक्ट क्या चाहिए, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो जैसे भी आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेगा तो ये क्या करेगा, जो भी सैलरी दिखा रहा है वो यूनिक दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे तो आउटपुट आपको इस तरीके से आएगा। ठीक है,
अब इसके अंदर सैलरी है और यहाँ पे दो ही रिकॉर्ड आ जाएंगे, तो सैलरी 500 है यहाँ पे और 300 है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं वो दिखाएगा, एलिमिनेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का रिजल्ट आपको डिस्टिंक्ट से मिलता है। तो जैसे भी आपको किसी कॉलम डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड, लेकिन आपको यूनिक रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करने हैं, डुप्लीकेट नहीं डिस्प्ले करना है, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट का हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है। तो अभी यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल कॉलम के साथ। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट ऑन मल्टीपल कॉलम। ठीक है, तो अभी हमने डिस्टिंक्ट पहले एक कॉलम के ऊपर ही लगाया था, अभी हम इसको मल्टीपल कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट को लगाएंगे। ठीक है, सो हियर when you use distinct on multiple column, that the combination of value in those column is considered। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे भी आप डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम के ऊपर लगाओगे, तो वहाँ पे कॉलम की कॉम्बिनेशन ऑफ जो वैल्यू रिकॉर्ड बनते हैं, तो उसके हिसाब से वो यूनिक कंसिडर करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली है, मैं अभी यहाँ पे एक डेटा सेट बनाऊँगा। किस तरीके से, तो ये हमारा एक डेटा सेट है, जैसे हम एक डेटा सेट बनाएंगे, इसके अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड हम रखेंगे यहाँ पे। तो ये एक डेटा सेट है हमारा। तो जैसे भी ये डेटा सेट हम एम्प्लॉय के लिए बनाएंगे, छोटा ही एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ओके, ये है हमारा डेटा सेट। ओके, सो राइट नाउ अभी यहाँ पे ये आईडी है एम्प्लॉय का, यहाँ पे नेम है और उसका सैलरी है। ठीक है, तो जैसे आईडी 1 है, नेम है साहिल, सैलरी है 500, आईडी नेम है शीतल, सैलरी है 300, नेम है साहिल, सैलरी है 400। 4 नेम है दीपक, सैलरी है 500 रुपीज़, नेम है शीतल, सैलरी है 300 रुपीज़। ठीक है, और नंबर 6 है साहिल, सैलरी है 500 रुपीज़। ओके, तो ये अभी हमारा डेटा सेट है, यहाँ पे इसके अंदर हमने रिकॉर्ड रखे हैं। तो कुछ रिकॉर्ड इस तरीके से हमने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर क्यूरी फायर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टिंक्ट क्यूरी फायर करेंगे, जो कि इस रिकॉर्ड को डिस्टिंक्टली क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसका नाम दिया है जैसे एम्प्लॉय। यहाँ पे इस टेबल के अंदर हम एम्प्लॉय का डाटा क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय टेबल। सो राइट नाउ अभी हम मल्टीपल कॉलम का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्टिंक्ट लगाएंगे। तो डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम पे लगाएंगे, जैसे हम लगाएंगे सेलेक्ट, हमें नेम भी दिखाना है, डिस्टिंक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम, हमारा टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, सेमीकोलन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने डिस्टिंक्ट यूज़ किया है। डिस्टिंक्ट ये मल्टीपल कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक है,
तो अभी ये मल्टीपल कॉलम हमें डिस्प्ले होंगे लेकिन सारे यूनिक होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि मल्टीपल कॉलम आते हैं तो उसकी कॉम्बिनेशन वैल्यू कंसिडर होती है। जैसे मान लो कि सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पहला रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब पेस्ट कर देता हूँ तो सबसे पहला है यहाँ पे, इसको हटा देंगे हम, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहला रिकॉर्ड कंसिडर होगा शीतल, ठीक है। अब यहाँ पे वो चेक करेगा कि शीतल का सॉरी साहिल नेम है और सैलरी 500 है, तो हमने डिस्टिंक्ट लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट मतलब दोनों ही रो की वैल्यूज कम सेम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं हमें देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आया है नेम साहिल है, ठीक है, और उसकी सैलरी कितना है 500 है। उसके बाद यहाँ पे यही साहिल नाम का जो रिकॉर्ड है ये फिर यहाँ पे चेक करेगा साहिल है नहीं है, यहाँ पे चेक करेगा, हाँ इसको साहिल मिला है, यहाँ पे साहिल साहिल मिला है यहाँ पे, और आगे भी मिला है 400। तो ये दो रो का एक एक कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन यूनिक है, अलग है, और ये कॉम्बिनेशन अलग है। भले ही उसके अंदर 2 बार साहिल है लेकिन उसकी 500 वैल्यू से वो डिस्टिंग्विश हो चुका है। तो ये हो गया उसका रो का कॉम्बिनेशन हो गया। तो मल्टीपल कॉलम के अंदर जब भी हम डिस्टिंक्ट लगाते हैं तो वो क्या करता है कि जो भी रो का कॉम्बिनेशन बनता है मल्टीपल कॉलम का वो यूनिक ही लेता है, डुप्लीकेट नहीं लेता है, ठीक है। अब उसके बाद उसको साहिल जो रिकॉर्ड है एक, वो रिकॉर्ड क्या मिला है उसको, यहाँ पे उसको उसने सेलेक्ट किया है, ये तो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है पहला, इसको सेलेक्ट किया है। फिर साहिल दोबारा कहाँ पर है, साहिल और 500 दोबारा यहाँ पर है, साहिल और 500 यहाँ पे, इसके अलावा किधर नहीं है। तो ये दो रिकॉर्ड क्या है, सेम सेम है, सब सेम है, इसका नेम भी सेम है, सैलरी भी सेम है। तो ये इस टाइप का रिकॉर्ड इलिमिनेट करेगा। तो यहाँ पे ये इस रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा, ये इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करेगा वो, ठीक है। तो फिर पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा साहिल 500, तो आईडी क्या है 1 साहिल, और सैलरी कितना है 500, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड है शीतल। अब शीतल कितना है, शीतल 300। तो ये रिकॉर्ड है, शीतल का नाम है शीतल, नाम है शीतल, सैलरी 300। अब सेम रिकॉर्ड कहीं पे है क्या, देखो नाम शीतल है, सैलरी 300, यहाँ पे मैच हो रहा है। तो दोनों में से ये एक ही कंसीडर करेगा और इसको एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड कौन सा है, शीतल 300, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड रिकॉर्ड है यहाँ पे फिर से साहिल। अब यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है साहिल, उसका सैलरी नाम साहिल है और सैलरी 400 है। तो सेम रिकॉर्ड कहीं पे है क्या, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दूसरा रिकॉर्ड साहिल और 500 का है, लेकिन साहिल नाम है और सैलरी 400 है। तो इसको क्या करेगा, ये सेलेक्ट कर देगा, एक ही रिकॉर्ड है तो उसको एक ही ले लेगा, इसका कोई डुप्लीकेट है ही नहीं है। सो नंबर 3 साहिल, और सैलरी कितना है 4, क्योंकि यहाँ पे दो जो नेम और सैलरी के दो कॉम्बिनेशन बने, कॉम्बिनेशन 1 यहाँ पे और कॉम्बिनेशन 2। तो साहिल नेम सेम है लेकिन सैलरी से वो अलग हो चुका है, इसलिए वो अलग अलग कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए, इसलिए ये डेफिनेशन में वो कहा गया था। सो राइट नाउ अभी यहाँ पे साहिल यूनिकली प्रिंट हो चुका है ना। उसके बाद दीपक आया है, तो दीपक का दूसरा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, यहाँ पे एक ही दीपक है, तो यूनिक रिकॉर्ड वो एक ही है दीपक, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे 4 नंबर दीपक, और उसका सैलरी कितना है 500। अब रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड जो थे यहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्क किया है, नॉट दिस वन, ये डिस्प्ले नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो उनके बजाय जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऑलरेडी है उनके ऊपर वाले वही डिस्प्ले होगी, क्योंकि वो डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये रिजल्ट आएगा आउटपुट। तो इसके अंदर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आएगा, सारे रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट ही आएंगे, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, डिस्टिंक्ट वर्क होता है आपके मल्टीपल कॉलम के ऊपर। तो मल्टीपल कॉलम के ऊपर मतलब यहाँ पे देखो, व्हेन यू यूज द डिस्टिंक्ट ऑन मल्टीपल कॉलम द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू इन दोज कॉलम इज कंसिडर्ड। मतलब भले भी नेम साहिल 2 बार है या फिर शीतल 2 बार है, लेकिन यहाँ पे उसको सैलरी कॉलम के यूज से उसको कॉम्बिनेशन से क्या हुआ है, वो अलग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कॉलम की
कॉम्बिनेशन जो वैल्यू है उसको कंसिडर करके उसको डिस्टिंक्ट का बनाया जाता है। अगर सिंगल कॉलम है तो एक ही कॉलम की जो वैल्यू है यूनिक ही वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन जब बात आती है मल्टीपल कॉलम की तो मल्टीपल कॉलम के अंदर हर एक रो का जो रिकॉर्ड है ओके उसका कॉम्बिनेशन यूनिक आता है, तभी वो क्या करता है यूनिकली उसको डिस्प्ले कर देता है। ओके तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे साहिल साहिल नाम 2 बार आया, यहाँ भी आया है यहाँ भी आया, लेकिन वो रिकॉर्ड सेम नहीं, क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन है उसका सैलरी के साथ, तो ये 400 और 500 ये रिकॉर्ड डिफरेंट आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए वो डिस्टिंक्ट में क्या होगा, ये रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट कंसिडर करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। और रेस्ट ऑफ द ये रिकॉर्ड थे आपके, ये पूरा का पूरा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों में से एक ही रिकॉर्ड उठाएगा, उसकी कितनी भी मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपी है वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, एक ही कंसिडर करेगा। ठीक है, तो इन दिस वे क्या होता है, आपका डिस्टिंक्ट वर्क होता है। ओके समझ में आया ये? तो अभी हम देखेंगे डिस्टिंक्ट विथ एग्रीगेट। विथ एग्रीगेट ठीक है, तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि इट्स परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक ही आपका रिजल्ट एक ही में आता है, सिंगल वैल्यू रिजल्ट आता है। मल्टीपल वैल्यू पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और उसके रिजल्ट सिंगल वैल्यू आता है। तो जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास कि वो क्या करते हैं, मल्टीपल रो के ऊपर काम करते हैं, ओके मल्टीपल डेटा के ऊपर काम करते हैं, सेट ऑफ डेटा के ऊपर, और रिजल्ट सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जैसे मीन मैक्स एवरेज, ये सारे फंक्शन है एग्रीगेट। ठीक है, तो आप एग्रीगेट फंक्शन डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आप ऑपरेशन कर सकते हो। किस तरीके से हम देखेंगे, हियर यूजिंग डिस्टिंक्ट inside aggregate function, inside aggregate function ensure that the function operates on unique वैल्यू। ओके तो इसका मतलब ये है कि आप एग्रीगेट के साथ डिस्टिंक्ट यूज़ करोगे, एग्रीगेट फंक्शन के साथ, तो इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट फंक्शन डिस्टिंक्ट वैल्यू पे ही ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से काम करेगा अभी देखेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और हम उसके ऊपर एक क्वेरी फायर करते हैं एग्रीगेट फंक्शन की, मतलब कि उसका हम क्या करना चाहते हैं कि उसके एम्प्लॉय का काउंट निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, काउंट या फिर उसकी कुछ सैलरी का सम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा एक टेबल है यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह से हमने बनाया वाला ये टेबल है। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि इस टेबल के अंदर हमें जो सैलरी है, सैलरी का क्या करना है, सम निकालना है कि टोटल सैलरी कितना है एम्प्लॉय इस टेबल के अंदर, टोटल सैलरी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है यहाँ पे, तो हमें यूज कैसे डिस्प्ले टोटल सैलरी इन एम्प्लॉय टेबल, सैलरी इन एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो भी सैलरी है ऑल एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होती है सारी टोटल। ओके तो या फिर डिस्प्ले सम ऑफ ऑल एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो एम्प्लॉय की सैलरी जो है उसका आपको सम दिखाना है। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय है सबकी, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सैलरी कॉलम है इसके ऊपर एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट फंक्शन का नाम हम समय और उसको
कॉलम पास करेंगे सैलरी, उस सैलरी कॉलम के ऊपर क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड के सम करेगा। फ्रॉम, इसको एक अलियास देंगे हम एज टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल एम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। अब जैसे भी ये हमारी क्वेरी फायर करेगी तो ये सम क्या करेगा, ये जो सैलरी कॉलम है यहाँ पे, इसकी सारे कॉलम की, इसी कॉलम की वैल्यू जो है उसकी सम करेगा, ठीक है। तो सम करने के लिए ये क्या करेगा, पहले 500 लेगा, 500 प्लस 300 कितना होगा, 800, 800 प्लस 400 कितना होगा, 100, 1200, मतलब 1200 हो गया। फिर यहाँ पे 500, 1700 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद 300, 2000 हो गया यहाँ पे, और 500, 2500 यहाँ पे। इसका टोटल एग्रीगेट कितना आया है यहाँ पे, 2500 आ गया, मतलब 2500 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है इसका, ठीक है। तो ये जो क्यूरी है इसका आउटपुट ये आया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें रिजल्ट सेट दिखेगा। तो कॉलम का नाम हमने दिया था टोटल, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल, और टोटल कितना आया है 2500, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करते हो इस तरीके से किसी कॉलम के ऊपर, तो वो क्या करता है, सारे रिकॉर्ड है उसकी वैल्यू उठाता है वो, ओके। लेकिन हम इसके अंदर अगर डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करें, तो डिस्टिंक्ट सैलरी अगर हम करते हैं तो वो क्या करता है कि सिर्फ नॉन डुप्लीकेट सैलरी ही उठाता है वो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे मैं अलग क्यूरी करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट, अब मेरा फंक्शन कौन सा है, सम करना है, डिस्टिंक्ट, यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट लगाऊंगा, और मेरा जो कॉलम है सैलरी, ठीक है, एज टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक। अब ये कोड है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सम करेगा, लेकिन उस सम करने के लिए जो सैलरी कॉलम है हमारा उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू ही उठाएगा, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू उठाएगा मतलब वो क्या करेगा, तो ये सैलरी कॉलम है 500 है यहाँ पे, और यहाँ पे 500 है, लेकिन इसको नहीं उठाएगा डुप्लीकेट को, ठीक है। 300 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसको इलिमिनेट करेगा, डिस्टिंक्ट उठाएगा। फिर यहाँ पे 400 है, 400 को उठाएगा, और 500 यहाँ पर है, इसको भी नहीं उठाएगा क्योंकि ऑलरेडी डुप्लीकेट है ये वैल्यू। तो मतलब वो क्या करेगा, सम फंक्शन को कितने रिकॉर्ड दे देगा सम करने के लिए, 500, 300 एंड 400। तो यहाँ पे इतने रिकॉर्ड सम के अंदर चले जाएंगे, 500, 300 एंड 400, और बाकी के जो डुप्लीकेट है फिर से वो आए वाले वो इलिमिनेट होंगे। तो इसका सम कितना आएगा यहाँ पे, 5 × 8 एंड 1200। तो डायरेक्टली ये क्यूरी का आंसर क्या आएगा आपको, आउटपुट अगर आप देखोगे तो इसका आउटपुट आएगा टोटल 1200। तो देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ चुका है दो क्यूरी में। क्यूरी सेम है, सिर्फ आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा रहे हो, तो डिस्टिंक्ट में इतना डिफरेंस इसका आया है, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हम कोई भी कॉलम मेंशन कर रहे हो तो उसको अगर हम डिस्टिंक्ट लगाते हैं तो उस कॉलम की सिर्फ डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड पे ही वो एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अदरवाइज मतलब उसके जो यूनिक वैल्यू उसका ही वो क्या करेगा, सम करेगा यहाँ पे इस एग्जांपल में, ओके। तो इस तरीके से सर दीपक वाला भी तो आएगा ना, दीपक वाला भी तो ऐड होगा इसमें। नहीं, दीपक ने वाला नहीं ऐड होगा, अभी यहाँ पे सिर्फ सैलरी दिया है हमने कॉलम। तो ये 500 तो वैल्यू यूनिक तो नहीं है, ऑलरेडी तो एग्जिस्ट है ना यहाँ पे साहिल अच्छा, के पास। हाँ तो हाँ हाँ। इसमें से सिर्फ यूनिक वैल्यू उठाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई कॉम्बिनेशन का कॉलम नहीं है। जैसे यहाँ पे नेम आता है दीपक, तो फिर वो अलग कॉम्बिनेशन हो गया यूनिक, नेम और साहिल ये दो अलग है, सैलरी सेम भी है लेकिन नेम अलग है, तो ये कॉम्बिनेशन अलग हो गया। लेकिन एग्रीगेट फंक्शन में तो हम सिंगल कॉलम ही देते हैं ना, सिंगल कॉलम के ऊपर ही ऑपरेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन पे नहीं काम करते एग्रीगेट में। तो इस केस में क्या होगा, सैलरी के अंदर सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही उठाएगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं उठाएगा, डुप्लीकेट वैल्यू। अंडरस्टूड यहाँ पे। हाँ, यस तो इस तरीके से क्या होगा कि आप डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल एग्रीगेट फंक्शन में भी कर सकते हो। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा यहाँ पे। चांस इन आस्क इन चांस ऑफ
आस्क इन इंटरव्यू। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे तरीके से वर्क होता है, डिस्टिंग किस तरीके से काम करता है, हमने डिस्टिंग को अलग अलग तरीके से देखा है यहाँ पे। तो ये आपका डिस्टिंग क्लॉज है, इट्स ओवर नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी हम मूव ऑन करते हैं आगे। या ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम अभी आगे का देखेंगे टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज, ठीक है। तो अभी लिमिट क्लॉज का मतलब क्या होता है? द लिमिट क्लॉज, द लिमिट clause in a PostgreSQL SQL is used to specify the maximum number of rows that a query should return. It is often used in a combination with the offset clause. To paginate the query result. ओके, तो अभी इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका लिमिट क्लॉज है, ओके, तो लिमिट क्लॉज क्या करता है कि आपको कितने रोज रिजल्ट में चाहिए इसके ऊपर क्या करता है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक टेबल है, ऑलरेडी हमारे पास टेबल है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, लेकिन सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करने, मुझे इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ उसके 5 रिकॉर्ड या फिर 3 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करना है। तो मैंने क्या किया है, इस टेबल का जो भी रिजल्ट सेट है तो उसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर जब अगर मैं क्यूरी यहाँ पे फायर करूँगा इस तरीके से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इस तरीके की जब क्यूरी फायर करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा टेबल क्या होगा, इस तरीके से मुझे आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। ओके, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मुझे यहाँ से 1 से लेकर 4 तक इतना ही रिकॉर्ड चाहिए, बाकी के नहीं चाहिए। मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक लिमिट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मुझे कितने लिमिट अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो मैं लिमिट यहाँ पे 4 चाहिए। तो इस तरीके का जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप लिमिट का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे भी आप यहाँ पे करना है तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, लिमिट, और क्या देना है, लिमिट 4। मैं मतलब आपको कितने रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे आप दे देंगे लिमिट, उसके आपके आगे आप दे देंगे कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने चाहिए। तो जैसे भी क्वेरी रन होगा तो ये क्या करेगा, 4 रिकॉर्ड ही सेलेक्ट करेगा स्टार्टिंग से। तो ये इसको सेलेक्ट करेगा 2, 3 और 4, और बाकी के रिकॉर्ड आपको ये नहीं डिस्प्ले होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है यूजिंग अ लिमिट। ठीक है, तो लिमिट का इस्तेमाल करके आप
कितने रिकॉर्ड आपको चाहिए डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट करना है, आप वो रिकॉर्ड क्या कर सकते हो, लिमिट को इस्तेमाल करके उस रिकॉर्ड को, लिमिटेड रिकॉर्ड आप डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि इसका सिंटैक्स है, फॉर्मेट सिंटैक्स लिख इस तरीके से, सेलेक्ट क्यूरी कॉलम 1 कॉलम 2 comma up to column n from table name, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट नंबर ऑफ रो, सेमीकोलन। तो ये क्यूरी है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है आपको, आपकी जो भी ऑपरेशन है उस करना है, लेकिन फाइनली आपको कितना रिजल्ट चाहिए, कितने रिकॉर्ड्स चाहिए, ये आप लिमिट दे के आप उसको कमांड दे सकते हो कि मुझे इतने ही रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये लिमिट आपका वर्क होता है। अभी हम देखेंगे ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट क्लॉज, अब ऑफसेट क्लॉज है ये यहाँ पे, द ऑफसेट क्लॉज is used to skip a specific number of row rows before beginning to return row from the query। ठीक है, so this is a useful to implement pagination। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑफसेट क्लॉज का मतलब ये क्या होता है कि आप ये लिमिट के साथ ऑफसेट इस्तेमाल करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप लिमिट के साथ ऑफसेट इस्तेमाल करते हो तो आपको कितने रिकॉर्ड चाहिए, आप लिमिट का इस्तेमाल करोगे, लेकिन आपको वो रिकॉर्ड देने से पहले कितने रिकॉर्ड स्किप होने चाहिए, स्किप करने, इसके लिए ऑफसेट का इस्तेमाल होता है। चलो मान लो यहाँ पे कि ये हमारा टेबल है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड 4 या फिर 3 रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है, तो जैसे मैं 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले करूँगा, ओके, तो मेरा लिमिटेशन मैंने क्या प्रोवाइड किया है, मुझे क्या करना है, सिर्फ 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो जैसे भी एसक्यूएल क्या करता है कि जब भी आप उसको लिमिट करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई और यहाँ पे लिमिट लगाओगे, यहाँ पे लिमिट 4, तो ये क्या करेगा एसक्यूएल, शुरू से लेके 4 रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा, शुरू से 1 2 3 4, ओके। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे शुरू के 4 नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, ये लास्ट वाले 3 रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए, लास्ट वाले 3 रिकॉर्ड चाहिए, ओके। या फिर लास्ट वाले मुझे क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाले मतलब रिकॉर्ड नंबर 4 से दीपक और शीतल, ये 2 ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मेरा लिमिट कितना है, 2 ही रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ठीक है, तो जैसे भी मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा यहाँ पे, तो ये क्यूरी क्या करेगा, ऊपर से 2 रिकॉर्ड दे देगा आपको, शीतल और साहिल। ठीक है, लेकिन मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक पोजीशन से रिकॉर्ड चाहिए स्टार्ट। तो मेरी पोजीशन क्या है, मुझे यहाँ पे ये आईडी 4 नंबर से 2 रिकॉर्ड चाहिए, उसके नीचे कितनी रिकॉर्ड है मुझे नहीं लेना देना, मुझे सिर्फ आईडी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और 2 रिकॉर्ड चाहिए। तो इसका मतलब आपको उसके ऊपर कितने रिकॉर्ड है, 1 2 और 3, ये 3 रिकॉर्ड को आपको स्किप करना पड़ेगा। तो इस तरीके के आप उसको स्किप करोगे तभी आपको लिमिट जो है वो स्टार्ट करेगा कहाँ से, 1 रिकॉर्ड और दूसरा 2 रिकॉर्ड आपको दे देगा लिमिटेड। ठीक है, अगर आपको ये ऊपर के रिकॉर्ड स्किप करने हैं तो इसके लिए ऑफसेट का इस्तेमाल होता है,
तो यहाँ पे सिंटैक्स में यहाँ पे एग्जांपल बदल के इस तरीके से लिख देंगे, लिमिट 2, मुझे 2 रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन कहाँ से शुरुआत करनी है, तो मैं कुछ रिकॉर्ड को स्किप करूँगा पहले। तो ऑफसेट, और ऑफसेट मैंने कितना दिया है, 1 2 3 3। ठीक है, अब ये क्वेरी किस तरीके से रन होगा अभी हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा टेबल है, यहाँ पे रिजल्ट सेट है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये लिमिट 2 करने से पहले ऑफसेट रन होगा। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन में दिया है कि द ऑफसेट क्लॉज इज यूज टू स्कीप स्पेसिफिक नंबर ऑफ रो बिफोर बिगिनिंग टू रिटर्न रो फ्रॉम द क्वेरी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा डिस्प्ले करने से पहले, डेटा डिस्प्ले होता है तो लिमिट आता है वहाँ पे, तो लिमिट यूज होने से पहले ऑफसेट रन होगा, और हमने ऑफसेट 3 दिया है, मतलब ये पहले 3 रो को स्किप करेगा। तो पहला रो की नहीं लगाएगा, दूसरा नहीं लगाएगा, तीसरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 3 रो को उसने क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। ठीक है, अब वो शुरुआत कहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से करेगा, और यहाँ से लिमिट कितना दिया है हमने, 2, तो यहाँ से 2 ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा ये, और इसको भी नहीं करेगा। तो दिस इज यूर फाइनल आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे लिमिट और ऑफसेट को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 101%। ऑफसेट का मीनिंग क्या है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऑफसेट के बारे में बोल नहीं पाते, क्यों, क्योंकि ऑफसेट का कंसेप्ट उनको ध्यान में नहीं बैठता है। कंसेप्ट सिंपल है लेकिन ध्यान में बैठता है कि ऑफसेट का मतलब क्या है। तो ये वर्ड जो है ऑफसेट, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है हमें। तो ऑफसेट का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ क्या है कि आपको कितने रो स्किप करना है, और रो स्किप करोगे और वहाँ से लिमिट कितना शुरू होगा उतने रो आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लिमिट को ऑफसेट के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं, और इसका यूज होता है पेजिनेशन पे। अब पेजिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली यहाँ पे पेजिनेशन, it is a technique to display specific rows from specific position। ठीक है, अब पेजिनेशन का मतलब क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है। ठीक है, इसका पर्पज़ ये होता है कि आप जितने रोज अभी दिखाने उतने ही दिखा सकते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन के साथ। जैसे मान लो कि मेरे पास 1,00,000 रिकॉर्ड है मेरे पास, अब मुझे 1,00,000 रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो सिस्टम बहुत लोड लेगा उतने रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए, उतना डिस्प्ले करने के लिए, या फिर हमारा यूआई भी उतना सपोर्ट नहीं करेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1,00,000 रिकॉर्ड डिस्प्ले करने से पहले हम क्या करेंगे, 10-10 रिकॉर्ड का सेट बनाएंगे, या फिर 100 रिकॉर्ड का सेट बनाएंगे, और जैसे उसको चाहिए पहले 100 दिखाएगा, अगर वो नेक्स्ट करेगा तो फिर दूसरे 100 दिखाएगा, नेक्स्ट करेगा तो वो तीसरे 100 दिखाएगा, एक साथ सारा डेटा नहीं दिखाएगा, जितना रिक्वायर है उतना ही ला के देगा। तो इस टाइप की जो भी टेक्निक होती है उसी को कहा जाता है पेजिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अक्सर आपने यहाँ पे इस तरीके का सिनारियो देखा भी होगा यहाँ पे, कि मान लो आपने बहुत सारे वेबसाइट पे भी अभी ये चीज़ देखते हैं कि जैसे ये आपका टेबल है, और यहाँ पे इस तरीके से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिखा होता है। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करते हो तो आगे के रिकॉर्ड आते हैं, और इसको क्लिक करते हो तो पिछले के रिकॉर्ड आते हैं। तो इस टाइप का जो भी टेक्निक होता है इसी को कहा जाता है पेजिनेशन कहा जाता है। तो पेजिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे इस तरीके की पेज आते हैं, देखो ऐसे आप एक रिकॉर्ड को पेज की तरह सिमुलेट करते हो, मतलब हर एक पेज के ऊपर कितने रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनली जैसे 100 है तो यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलता है, पेजिनेशन का कंट्रोल होता है इस तरीके से ये। तो यहाँ पे अगर आप इस पे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये प्रीवियस पेज दिखाएगा, मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाएगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट दिखाएगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट 4 पे क्लिक करोगे तो 4 का रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। तो चलो अभी इसको किस तरीके से यूज़ हो तो क्या डेवलप किया जाता है, जस्ट मैं आपको क्यूरी के थ्रू हिंट दे दूंगा। ठीक है, अभी मान लो कि मेरा जो रिकॉर्ड टेबल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरा टेबल है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उस टेबल के अंदर मैं हर एक पेज के अंदर कितने रिकॉर्ड मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, पेज के अंदर 10 रिकॉर्ड मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम
यहाँ पे एक को क्लिक करते हैं, एक को, ठीक है। तो जैसे भी हम यहाँ पे एक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी मेरा टेबल है तो इसका क्यूरी बनता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, लिमिट। तो मैं कितने रिकॉर्ड लिमिटेड करना चाहता हूँ, सिर्फ 10 रिकॉर्ड पर पेज, ठीक है। तो पर पेज हमारे रिकॉर्ड कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। और शुरू में जब एक होता है तो ऑफसेट इसका 0 होता है। ऑफसेट क्या होता है, 0, मतलब मैं किसी किसी रिकॉर्ड को स्किप नहीं करना चाहता। तो जैसे ही मैंने 1 क्लिक किया है तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 से लेकर 10 तक रिकॉर्ड मेरे आ जाएंगे। अगर बंदा यहाँ पे 2 क्लिक करता है तो 2 क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ ऑफसेट बदलता है। ऑफसेट कितना आता है यहाँ पे, जैसे कि 2 मतलब मुझे कितने रिकॉर्ड दूसरे पेज पे जाना है, तो मेरा जो पहला जो पेज है, मतलब पहले 10 रिकॉर्ड क्या करना है, मुझे स्किप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे 10, ऑफसेट 10 करेंगे। मतलब क्या होगा कि मैं सेकंड पेज पे आया हूँ तो पहले पेज के 10 रिकॉर्ड स्किप करके आगे के 10 रिकॉर्ड ही मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे भी मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करूँगा तो पहले कितने स्किप करने, मुझे 20 रिकॉर्ड स्किप करने मुझे पहले। तो मैं यहाँ पे 20 रिकॉर्ड स्किप करूँगा और उसके बाद मेरा तीसरा पेज स्टार्ट होगा, ओके। तो इस तरीके से ये पेजिनेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो आपके लिमिट एंड ऑफसेट का मैक्सिमम, इस टाइप की जो भी टेक्निक आपको यूज़ करनी होती है तो आप लिमिट के साथ ऑफसेट क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब यार ये समझ में आया आपको ऑफसेट का। अभी चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड देखेंगे, क्लॉज लिमिट ऑल। लिमिट ऑल, द कीवर्ड all can be used with limit to return all rows which is effectively the same as not using limit at all, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लिमिट ऑल इस्तेमाल करते हैं तो सारे रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले होंगे, देयर विल बी नो लिमिट अप्लाई, ओके। मतलब इसका ये सेम वर्क होता है, अगर आप लिमिट ऑल नहीं भी इस्तेमाल करते हो तो भी ये उसी तरीके का ही यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो अभी ये लिमिट ऑल उन्होंने बनाया है यहाँ पे, तो लिमिट ऑल का इस्तेमाल करेंगे हम। तो नॉर्मली ये जो क्यूरी होती है हमारी लिमिट ऑल, तो जैसे मान लो मुझे इसके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे मैंने कोई लिमिट नहीं यूज़ किया तो ये क्या करेगा, आपको ऑल एम्प्लॉय डिस्प्ले करेगा। दिस क्यूरी डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स इन एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे सेम इसी क्यूरी का आपको लिमिट ऑल करोगे तो सेम वो भी इस तरीके से वर्क होगा, ओके। तो आपको लिमिट ऑल नहीं भी लगाया तो भी चलता है। तो लिमिट ऑल का मतलब ये होता है कि वो क्या करेगा, आपको लिमिट नहीं लगाएगा, ओके। वो कुछ लिमिट नहीं लगाएगा, वो सारे रो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। तो सेम आप लिमिट ऑल इस तरीके से लगा सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट ऑल, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है इसका, ठीक है। तो ये दो क्यूरी इस केस में क्या होती है, सेम वर्क होती है। अब आप बोलोगे कि भाई सर ऐसा है तो फिर ये मतलब क्या है इस क्वेरी का? ओके, ये भी एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेरी का मतलब क्या है? ये भी सेम रिकॉर्ड ही दे रहा है और इसी का ही सेम रिकॉर्ड ये है, तो अब फिर ये ऑल लगाने का मतलब क्या है इसका? एम आई राइट? ये भी एक क्वेश्चन है। तो इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर लिमिट ऑल करोगे तो इट वर्क लाइक नॉर्मल क्यूरी विदाउट लिमिट, तो देन लिमिट ऑल का इस्तेमाल क्या होता है? तो इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपको कंडीशनल क्यूरी एग्जीक्यूट करनी होती है। ओके, कंडीशनल क्यूरी आपको एग्जीक्यूट करनी होती है, जैसे कि आपको टू एग्जीक्यूट और प्रिपेयर कंडीशनल क्यूरी और डायनामिक क्यूरी बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है। अगर आपको डेटा के अकॉर्डिंग क्यूरी करनी है आपको, तो आप डायनामिक क्यूरी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो कभी कभी हमें क्यूरी फिक्स नहीं होती, हम इस क्यूरी को डायनामिकली बनाते हैं। ओके, डायनामिकली अगर ऐसा है तो ऐसे क्यूरी होगा, वैसा है तो क्यूरी वैसी होगी, ठीक है। तो मान लो कि ऐसी कुछ आपके इसके अंदर फंक्शनलिटी है कि वहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लो कि अभी आपके पास पेजेस है ही नहीं ज़्यादा, एक ही पेजेस है, तो उसको लिमिट और ऑफसेट लगाने की ज़रूरत नहीं, आप लिमिट सेलेक्ट ऑल कर दोगे उसको, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे, इफ मान लो मुझे पर पेज कितना रिकॉर्ड दिखाना है, पर पेज 10 रिकॉर्ड दिखाने हैं, ठीक है। पर पेज कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं? 10 रिकॉर्ड दिखाने हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे टेबल के अंदर 8 रिकॉर्ड है। कितने रिकॉर्ड है? 8। अब मेरे टेबल के अंदर 80 रिकॉर्ड है, तो मुझे फिर ऑफसेट लिमिट देने का क्या फ़ायदा है? यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं ना, क्योंकि हर मुझे पेज पे 10 रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड मेरे पास 80 है। तो मैं क्यूरी के अंदर ये लिमिट 10 और ऑफसेट में जो लगा रहा हो, तो इसका इस्तेमाल कम होता है कि जब आपके रिकॉर्ड पेज के ज़्यादा हो गए, जैसे मैं 10 डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो 10 से ज़्यादा है, तो उस टाइम आप लिमिट कितना दिखाना चाहते हो और कहाँ से दिखाना चाहते हो, ये चलेगा। लेकिन मेरे टेबल के अंदर रिकॉर्ड जो है मेरे वो 10 के कम है, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत है ही नहीं लिमिट ऑफसेट की, उस टाइम तो मैं सारे रिकॉर्ड प्रिंट कर सकता हूँ ना। तो इस तरीके की क्यूरी लगाने के लिए डायनामिकली यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि रिकॉर्ड काउंट अगर आपका लेस देन और इक्वल टू अगर 10 है, तो आप क्यूरी को क्या अटैच कर सकते हो यहाँ पे? लिमिट ऑल। मतलब यहाँ पे कोई ऑफसेट वगैरह नहीं आएगा आपका, डायरेक्टली आप सारे रिकॉर्ड प्रिंट करोगे। अगर मेरा रिकॉर्ड काउंट 10 से ज़्यादा या इक्वल नहीं है, मतलब कम और इक्वल नहीं है, मतलब ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एल्स, और हम क्यूरी में अटैच करेंगे लिमिट 10 ऑफसेट, जो कितना पेज चल रहा है अभी। मान लो अभी हमारा दूसरा पेज है, तो पहले 10 रिकॉर्ड स्किप करना चाहते हैं, तो ये दो चीज़ें क्या होती है, डायनेमिकली आप अटैच करते हो क्यूरी को, तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें का इस्तेमाल होता है। अंडरस्टूड? समझ में आया ये? तो ये एग्जांपल आप उनको दे सकते हो। तो नॉर्मली इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं इस कैंडिडेट को, क्योंकि इनको लगता है कि यार वो दोनों तो सेम ही वर्क हो रहा है, तो फिर इसका ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन आपको क्यूरी मॉडिफाई करनी होती है या फिर डायनामिकली बनानी पड़ती है। तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड डेटा, तो एट दैट टाइम यू नीड दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस। ओके, so that's why the limit all is used there.
लिमिट क्लॉज। यस सर। पहले हमने देखा था कि एसक्यूएल क्यूरी के अंदर कितने क्लॉज होते हैं, पॉसिबल क्लॉज कितने यूज करते हैं हम एसक्यूएल क्यूरी के अंदर। बोलो दीपक। विहास कितने यस क्लॉज सर। होते हैं एसक्यूएल क्यूरी के अंदर, हमने जब पहले बताया था आपको, लिख के दिया है। टोटल हम क्यूरी बनाते हैं तो पॉसिबली क्लॉज कितने होते हैं एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल क्यूरी के अंदर। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया ये सिंपल क्वेश्चन, तो क्या बोलोगे उसको शीतल। तुम्ही लिहून देता ते स्पेसिफिक नंबर नाही पता है, क्लॉज पता है कौन कौन हाँ से। तो क्लॉज ही मैं बोल रहा हूँ ना, शिफ्टिंग टोटल कितने क्लॉज है एसक्यूएल क्यूरी। फ्रॉम, फेयर, हैविंग, डिस्टिंक्ट। तो चलो सबसे पहले, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ओके ग्रुप सबसे बाय। पहले कौन सा क्लॉज है। फ्रॉम। नंबर 2। फेयर। नंबर 3। हैविंग। ग्रुप बाय पहले आएगा। ऑर्डर बाय। हैविंग। ऑर्डर बाय। गुड। ज्वाइन। ज्वाइन, हाँ उसके बाद लिमिट ऑफसेट। 7 सेलेक्टेड है अपने पास। डिस्टिंक्ट, लिमिट और ऑफसेट। और एक मैं ऑफसेट के अंदर एक ये बताना चाहता था, ठीक है। जैसे मान लो कि ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट ऑफसेट के साथ यूज़ करूँ, मैं डायरेक्ट ऑफसेट भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं क्यूरी फायर करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और डायरेक्ट मैं दे दूँगा यहाँ पे ऑफसेट। ऑफसेट फॉर एग्जांपल मैंने 3 दे दिया है। तो इसका क्या हो सकता है, कोई बता सकता है इसका पॉसिबल क्या होने के चांसेस है। यस, डायरेक्ट मैंने ऑफसेट 3 दे दिया है, तो रिजल्ट के क्या चांसेस हो सकते हैं। पहले 3 रोज ये स्किप कर देगा। और उसके बाद सारे आ जाएंगे। गुड आंसर, ग्रेट। ओके, तो यू आर गेटिंग द थिंग्स राइट नाउ। अभी आंसर किसने दिया था, दीपक ने दिया था। और ऑनलाइन में कौन था, साहिल या विहास, कौन था। साहिल, ओके साहिल साहिल। गुड साहिल। Really guys, I appreciate you. You are learning the thing is very well and I hope इससे भी बेटर और चीज़ें हमारे साथ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑफसेट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ऑफसेट इस्तेमाल करेंगे तो 3 रिकॉर्ड पहले स्किप करेगा और उसके बाद सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करेगा,
यहाँ पे हमने कोई लिमिट अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। इफ़ यू अप्लाई लिमिट तो स्किप रिकॉर्ड करने के बाद कितने आएंगे, वो लिमिटेड आएंगे रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑफसेट भी कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। सो राइट नाउ मूव टू द बैक टू द पॉइंट। अभी इतने क्या है, ये सारे क्लॉज है, हम एसक्यूएल की क्यूरी जब बनाते हैं तो ये सारे क्लॉज क्या होते हैं, हमारे रन होते हैं, ठीक है, हम मतलब यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे और एक ये है कि मान लो कि ये जो हमने क्यूरी बनाई है, ठीक है, चलो हम एक क्यूरी बना के सारे क्लॉज का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। सो क्रिएट ए क्यूरी यूजिंग ऑल क्लॉज। हॅलो सर, सर आपलं सेमिनार 9ला आहे ना? काय सर मग बस झालं ना. वांट टू स्टॉप, ठीक आहे, इतना पॉइंट करो तर यावं हाँ लागेल ठीक तिकडे. है, बट एवढा पॉइंट करा आणि ठीक है, थोड़ा लेट झालं तरी चालेल, क्योंकि हम कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहे ओके कि लेट हुआ कब होगा कि हम उस टाइम को किसी और जगह पे वेस्ट कर रहे हैं और फिर हम क्लास को लेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी क्लास के लिए भी है, तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़ी चीज़ें बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास की चल रही है ना। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो मैं एक क्वेरी बनाता हूँ, ठीक है, और एक क्वेरी बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सारे क्लॉज यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो क्वेरी कैसे बनाएंगे पहले बोलो, हाँ कौन सा क्लास में कैसे यूज कर सकता हूँ, बोलो पहले। Select. हाँ सॉरी, क्रिएट क्युरी युजिंग ऑल हाँ क्लॉजेस. ओके. म्हणजे सगळे क्लॉजेस यूज करून आपल्याला हाँ क्युरी यस, आपको बनायची. ऐसी क्यूरी बनानी जिसके अंदर सारे क्लॉज आने चाहिए, लेकिन वो क्यूरी सिंटैक्टिकली वैलिड होनी चाहिए। अब इंटरव्यू में को आपको पूछा जा सकता है कि हाँ ये सारे क्लॉज है, मुझे इसकी क्यूरी बना के दिखो, तो ऐसा वैलिड होना चाहिए। जैसे आपने सेलेक्ट स्टार यूज किया है, उसके बाद फ्रॉम यूज किया है, ओके, लेकिन ऐसा तो नहीं किया आपने हाँ कि सर. सेलेक्ट जॉइन ऑर्डर बाय फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसा तो नहीं किया ना। तो वो वही चेक करना चाहते हैं नहीं कि आप सर. प्रॉपर क्यूरी क्लॉज क्यूरी के अंदर कैसे फिट करते हो, ताकि वो क्यूरी सिंटैक्टिकली राइट हो। लॉजिकली छोड़ दो, वो आउटपुट क्या दे रही है वो मैटर नहीं है, मैटर ये कि आप सारे क्लॉज को कंबाइन करके प्रॉपर क्यूरी कैसे बना सकते हो। मतलब फ्रॉम के आगे टेबल नेम ही आना चाहिए, फ्रॉम के आगे आपने ज्वाइन लिखा तो नहीं चलेगा, तो ये क्यूरी एरर देगा आपका। तो सिंटैक्टिकली क्वेरी किस तरीके से आप बनाओगे सारे क्लॉज का इस्तेमाल करके, ये चेक करते हो। ओके, तो बोलो पहले क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रुप बाय ना, ओके. सेलेक्ट स्टार हाँ फ्रॉम सर. ग्रुप बाय, एम आई राइट। नाही एम्प्लॉय सर, फ्रॉम आपण सॉरी टेबल नेम हाँ टेबल अगोदर क्या नेम, पूछ रहे हो हाँ तो वैसा बोलो ना, मैं ग्रुप बाय बोल रहा, आप हाँ बोल रहे हो उसको, तो इसका मतलब आपको क्यूरी का फॉर्मेट ही नहीं पता है। नहीं सर पता है, लेकिन आप ऐसे बोल रही तो हमें लग अरे रहा है कि ऐसा नहीं, आपका ऐसा सही थोड़े, होगा. मेरा कैसा सही है, देखो आपको तो जज कर रहे हैं ना वो लोग। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रुप बाय लगाऊंगा तो आपने आज तक जो पढ़ा है आपको पता है यार, ये ऐसा तो नहीं होता है क्यूरी में, क्योंकि सिंटैक्स हमने अभी तक जितने सिंटैक्स पढ़े कि फ्रॉम के बाद टेबल नहीं आता है यहाँ पे, तो सिंटैक्स में तो फिर आप Yes, अपने sir. इस पे कायम रहो ना। सामने वाला क्या है, आपको जो पढ़ाया गया है उसके ऊपर बिलीव करो। सामने वाला बहुत एक्सपर्ट आदमी है, वो बोलेगा वही से, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको वही बोलना है जो आपको पढ़ाया गया है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको इस तरीके से भी यूज़ होता है तो ये मेरी गलती है कि मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई नहीं, तो आपकी क्या गलती है उसके अंदर। आपको सिर्फ उतना ध्यान देना है, आपको क्या पढ़ाया गया है उसी के ऊपर कॉन्फिडेंटली आंसर देना है कि ये यही है। और सर बोलेंगे कि ऐसा नहीं, तो बोलो सर आपने ये बताया क्या, हमें नहीं बताया, तो हमें कैसे पता चलेगा ये ऐसा होता है। आपने जितना पढ़ाया उतना तो हम परफेक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। सो दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देन इज कम टू द टीचर और ऑल दैट थिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में भी आप खुद को प्रेशराइज मत करो, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे आना ही चाहिए था, नथिंग लाइक दैट। आपको पता है तो आप बोल ही देते हो उसको, प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जो पढ़ाया गया है उसी के ऊपर आपका बिलीव है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू कॉन्फिडेंटली आंसर दे दो। अगर नहीं आता है कुछ चीज़ें तो प्रेशराइज मत करो खुद को कि
जो चीज़ आपको पढ़ाई नहीं गई और उसके बारे में पूछा गया तो कौन आंसर दे पाएगा? मैं भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं भी फेल होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी इंटरव्यू पास होता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू क्या पूछना चाहता है, उसको जो आता है वो पूछेगा, ज़रूरी नहीं उसको जो आता है जो मुझे आता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है, वो उसको भी आना चाहिए और मुझे भी आना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन उस स्टैंडर्ड पे वो फॉलो फायर होते तो वहाँ पे बात जायज़ बनती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता है कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को वो चीज़ आती ही होगी, तो उस टाइम वो फेल भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो जैसे भी आप फेल होते हो तो इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे पूरी गलती आपकी होती है। बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो आपको आना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर आपको देना कंपलसरी होता है। ओके, और रही बात कुछ अलग चीज़ों की, तो आपको पता ही नहीं तो आप क्यों प्रेशराइज करते हो खुद को? नहीं करते, छोड़ दो, वो नहीं तो दूसरी कंपनी मिलेंगी, है ना। तो इतना टेंशन नहीं लेना किसी बात का। हाँ, ऑनेस्टली जो स्टैंडर्ड है, जैसे एसक्यूएल हम पढ़ रहे, तो एसक्यूएल में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके से वर्क है, स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ लो अच्छी तरीके से, परफेक्शन करो। स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आएंगे तो आप बोल दोगे। अगर उसने बोल दिया कि बोलो हुनसुब बांगड़े का एसक्यूएल क्वेरी क्या होगा, अरे भाई हुनसुब बांगड़ो हमें पढ़ाया नहीं गया है तो उसका क्वेरी क्या बताऊँ मैं आपको? ओके, तो इस तरीके की चीज़ें करो। ओके, तो जैसे कोई टीचर जो है, हाँ हाँ ठीक है, यू हैव द एक्साइटमेंट, सो देन गो हेड। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आपको क्यूरी आप बना दे तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं यूज़ करना है ये एम्प्लॉय, उसकी जगह सब मान लो ऑर्डर ऑर्डर है तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट बताना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, फिर टेबल कोई भी हो सकता है। सिंटेक्स आपको बताना है, क्या बताना है, वो कोई भी हो सकता है टेबल। डायरेक्ट आप एम्प्लॉय बोलेगी तो बोले क्या है एम्प्लॉय, मेरे पास तो एम्प्लॉय टेबल है ही नहीं, मेरे पास टेबल है कार का टेबल, तो आपने एम्प्लॉय कैसे बोल दिया भाई? तो ये दिक्कत होती है, तो टेबल नेम बोलना है आपको, सिंटेक्स लेना है। हाँ, नेक्स्ट। ग्रुप बाय। हाँ, ग्रुप बाय, किसने बोला ये? हाँ, ग्रुप बाय। शीतल। कॉलम नेम इनसाइड कॉलम ब्रैकेट। नेम, हाँ, कॉलम। ऑर्डर बाय। हाँ, We can mention their ASC ऑर्डर or बाय DESC. ASC। हाँ, और हाँ Having condition हाँ 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 join हाँ, ऑन। हाँ, able to ज्वाइन ऑन। on बस उसके आगे हम देंगे क्या किसके ऊपर okay. करना है, ठीक है। हाँ, आगे। where condition able to चं नाव द्यावं हाँ, लागेल तो ना सर ऑन के जॉइन अंदर ऑन यहाँ च्या पे हम नंतर. ज्वाइन, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ज्वाइन टेबल नेम ऑन टेबल 1 Yes sir. डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम, ठीक है। हाँ, आगे बोलो। where condition वेयर कंडीशन, हाँ। सर मी हे सांगत नाही आहे वेअर कंडिशन, कारण की हे आपण ऑन टेबल डॉट कॉलम आणि टेबल डॉट कॉलम ते तिथूनच कंडिशन देतो ना, त्यामुळे वेअरचं नहीं, इट्स मी ओके, सांगितलं नाही. आप से बाहर निकलो कि नो इट इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ शीतल, ठीक है। आप यू आर द सेफ, अभी जो भी ब्लेम होगा शीतल को छोड़ के होगा। हाँ, शीतल आर यू सेफ? ओके, चलो। हाँ, बताओ और कुछ है? सर हम लिमिट और ऑफसेट भी हाँ, इसे अप्लाई कर सकते नहीं सकते बोलो, हैं क्या नीचे. कर सकते हैं, नहीं मुझे करना है यहाँ पे। इफ यू नो, वांट वांट यू बिन नहीं, कैन मुझे टेक ये इट. सबका इस्तेमाल करना है, ये वांट बिन कुछ नहीं। तो तो वही मैं बोलो, बोल रही limit यहाँ पे हूँ. बोलना है लिमिट। number हाँ, आगे। limit लिमिट, number any नो नो, number हाँ, रिलीट क्या रो नंबर नंबर, रो काउंट, हाँ, रो काउंट, ऑफसेट ऑफसेट, हाँ, ऑफसेट और स्किप इसके आगे स्किप भी रो। रो नंबर. हाँ, distinct अब यहाँ
पे डिस्टिंक्ट, हाँ डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। कॉलम, हाँ यस ये हुआ है। और कुछ? सेमीकोलन। सेमीकोलन। अब ये क्वेरी क्या करो, ये लेक्चर होने के बाद उठाओ और ये रन करके देखो और क्या आउटपुट आता है देखो कि इज इट वैलिड और नॉट। ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, आपकी ज़िंदगी चली जाएंगी, आप रन करते रहेंगे वो एरर देता रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, जज ऑर्डर ऑर्डर करेगा और वो पीटता रहेगा वैसे आप रन रन करते रहेंगे, वो एरर 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 देते रहेगा। ठीक है, तो दिस क्यूरी इज डजंट मेक एनी सेंस, इट्स रॉन्ग, एनीथिंग इज रॉन्ग, ये सब कुछ रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट फर्स्ट थिंग दैट यहीं पे बंदा लॉक होता है। आप कितने बड़े रति महारथी हो यहीं पे पता चलता है आपको कितना आता है, क्योंकि आप क्यूरी के सारे क्लॉज ही पता नहीं है इसके अंदर। ओके, तो हियर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले क्यूरी में आता है सेलेक्ट, फिर यहाँ पे जितने रिकॉर्ड दिखाने स्टार या कॉलम, फिर आता है फ्रॉम क्लॉज, और यहाँ पे आता है टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद आता है जॉइन, और जॉइन आने के बाद यहाँ पे जॉइन किसके ऊपर करना है वो टेबल नेम आएगा ऑन, और यहाँ पे समझ लो कि मैं किसकी जॉइन कंडीशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जॉइन कॉलम। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप बाय, उसके बाद आता है हैविंग, ग्रुप बाय हैविंग। कितना हो गया अभी हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आता है जॉइन वेयर, सॉरी यहाँ पे टेबल है, उसके बाद आता है वेयर कंडीशन, नहीं जॉइन के बाद वेयर आता है, सॉरी ग्रुप बाय के पहले आता है यहाँ पे जॉइन टेबल वेयर कंडीशन, फिर आता है ग्रुप बाय। ठीक है, उसके बाद आता है हैविंग। अब कितना हो गया हमारा, सेलेक्ट, ग्रुप बाय हो गया, हैविंग भी हो गया, जॉइन भी हो गया, वेयर भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आता ऑर्डर। है, ओके, तो यहाँ पे ये जो है ना सेलेक्ट टेबल फ्रॉम, यहाँ पे आता है डिस्टिंक्ट कॉलम, ये ऑप्शनल है, आप लगाओ या नहीं लगाओ। ठीक है, सब ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट कॉलम, ओके डिस्टिंक्ट कॉलम, ये डिस्टिंक्ट भी हो गया। अब यहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्डर बाय। अब यहाँ पे आता है हैविंग हो गया हमारा, ग्रुप बाय भी हो गया, सेलेक्ट भी हो गया, जॉइन वेयर लिमिट डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय आता है यहाँ पे ऑर्डर बाय। तो देखो शीतल, आपने गलती भी यहाँ पे कर दी कि ऑर्डर बाय जो लिखा था आपने, डायरेक्ट असेंडिंग नहीं लिखते, हम किस कॉलम का यूज़ करके सॉर्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर बाय कॉलम नेम। और सॉर्टिंग कैसे करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ESC होता है, और आपको मैन्युअली करना है तो DESC डिसेंडिंग, लेकिन आप सॉर्ट किस कॉलम का यूज़ करके सॉर्ट कर रहे हो ये आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके बाद फाइनली जो आपको मिलता है वो लिमिट आता है कि कितने रिकॉर्ड आपको चाहिए, और उसके बाद आता है ऑफसेट। ठीक है, ये है वैलिड क्वेरी फॉर्मेट। ओके, तो सबसे पहले आप, मैंने अभी डिस्टिंक्ट ये डिस्टिंक्ट तो अभी पढ़ाया था ना मैंने, यहाँ पे तो दिखाया भी था डिस्टिंक्ट के बारे में, डिस्टिंक्ट किस तरीके से हो रहा है, ऊपर होगा शायद डिस्टिंक्ट का। अरे ये देखो, ये क्वेरी देखो, ये यहाँ पे तो मैंने पढ़ाया है डिस्टिंक्ट के बारे में। ये डिस्टिंक्ट कहाँ यूज़ किया मैंने, सेलेक्ट के बाजू में यूज़ किया है ना डिस्टिंक्ट को। तो ये होता है आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप क्या पढ़ रहे हो और उसको किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। आपको सेलेक्ट पता है, स्टार पता है, ये एक एक चीज़ें पता है, लेकिन अगर बात आती है इस तरीके की क्वेश्चन की, तो फिर आप अगर इस तरीके के आंसर दोगे तो वो आपको नहीं सेलेक्ट करेगा।
तो यहाँ पे पूरा देखो, आपने ग्रुप बाय किधर, ऑर्डर बाय किधर, ग्रुप बाय के बाद हेविंग आता है, कंडीशन आती है ना हेविंग की। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट होगा, वेयर कंडीशन आएगा, यहाँ पे मैंने वेयर कहाँ पे लिखा है, हाँ ज्वाइन होगा, उसके बाद वेयर होगा, उसके बाद ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, बाद में लिमिट आ जाएगा। तो ये प्रॉपर क्यूरी का फॉर्मेट है। ओके, आप इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते। अब इसका इस करके मैं कल आपको बताऊंगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूशन। ये बहुत लोग आपको म्हणजे बहुत कम लोग शायद आपको बताएंगे कि एसक्यूएल क्यूरी कैसे वर्क होती है। अगर इतने सारे क्लॉजेस है तो पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, कैसे होता है, फाइनल रिजल्ट कैसे आता है आपके पास, ये आपको बताएगा नहीं कोई। ओके, इंटरनल किस तरीके से वर्क कर रहा है। बट इन टुमारो लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द हाउ द क्यूरीज वर्क इंटरनली। और अगर ये थीम आपकी क्लियर हो गई ना तो आपको क्यूरी में कभी डिफ़िकल्टी आएगी नहीं, आप क्यूरी में कभी एरर नहीं आएंगे, सिंटैक्टिकल एरर जो होते हैं यहाँ पे फॉर्मेट के वो भी नहीं आएंगे। और आपको प्रॉपर वे से डेटा रिट्राइव करने के लिए आप प्रोविजन करोगे मुझे ये करना है। तो इससे डिपेंड ऑन द इंटरनल वर्किंग ऑफ द हाउ एसक्यूएल क्यूरीज वर्क इंटरनली। ओके, तो इसके ऊपर अगर थोड़ा हम पढ़ाई करें तो योर कॉन्सेप्ट विल बी डेफिनेटली गेट क्लियर। तो उसके बाद आप एसक्यूएल क्यूरी को कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो यही तो सबके बाद प्रॉब्लम यही होती है कि लोग एसक्यूएल क्यूरी पढ़ते हैं, सबको आता है, सेलेक्ट ज्वाइन बोलते हैं, लेकिन अगर बात आती है सारी चीज़ हम कंबाइन करके कुछ एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कुछ क्यूरी बना सके तो दे आर अनेबल। व्हाई? बिकॉज दे डोंट गेट द जजमेंट कि मुझे किस तरीके से चीज़ों को मॉडल करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें वन बाय वन कैसे रन होती है। और मैं आपको बताऊँ सबसे लास्ट में रन होता है सेलेक्ट, सबसे लास्ट में रन होता है, यूज हो रहा है पहले पर सबसे लास्ट में सेलेक्ट रन होता है, ये चीज़ इसकी है। ओके, तो ये कैसे होता है, पहले सेलेक्ट होता है या डिस्टिंक्ट होता है, क्या ज्वाइन होता है, ये सब हम देखेंगे कल के लेक्चर में। तो कल मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि पहले क्या होता है। जैसे मैं सेलेक्ट ये क्यूरी फायर करता हूँ तो पहले सेलेक्ट क्या करता है, ज्वाइन क्या होता है, फिर ज्वाइन और वेयर कंडीशन का डिफरेंस क्या होता है। अब शीतल ने बोला कि सर ज्वाइन में मैंने कंडीशन दिए तो मैं वेयर का मुझे पता नहीं, मतलब वो कंफ्यूज हो चुकी है कि भाई ज्वाइन के अंदर भी हम ये कंडीशन दे रहे हैं, वेयर के भी अंदर कंडीशन दे रहे हैं, तो फिर ये मैटर क्या है। एम आई राइट शीतल? हाँ सर, वो एरर आ रहा था, मैंने भी यूज किया एरर था नहीं आता ऑन है, की जगह। वेयर कंडीशन ज्वाइन के साथ लगा सकते हो। तो ये क्या मैटर क्या है, ये इसका पूरा हम पूरा कल पोस्टमार्टम करेंगे कल के लेक्चर में। तो डेफिनेटली ये आपका क्लियर होगा, और ये होने के बाद आपका क्यूरी का चैप्टर क्लोज खत्म हो जाएगा टोटली एसक्यूएल क्यूरी का। फिर इसके बाद हम बाकी ऑपरेटर देखेंगे, यूनियन, जॉइन, इंटरसेक्ट, बिटवीन, डेट फंक्शंस अलग। लेकिन एसक्यूएल क्यूरी रिलेटेड चीज़ें अभी हमारी खत्म हो जाएंगी क्योंकि वी आर लर्न ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द एसक्यूएल क्यूरी एंड क्लॉजेस in a very well manner. Okay, so just you need to study of that things. The things should keep remember the order and formats, because interview will going to ask this kind of question to you. They will not ask to tell me how where is the work, how join, nothing else. Okay, in a join they will ask you what is a join and types of a join, explain. Okay, but most of the time some interviewer are going to ask you the execution order of the query, format of the query. ओके, फिर उसके बाद हम एडवांस क्यूरी भी देखेंगे, जैसे सब क्यूरी है। ओके, बहुत सारा इसमें पढ़ने के लिए इतना सब कुछ है कि बहुत सारा है। ठीक है, सो इन टुमारो लेक्चर वी विल लर्न द ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल क्यूरीज, एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट द गोलैंग विथ एसक्यूएल। ठीक है, तो पहले हम गोलैंग का बेसिक देखेंगे एसक्यूएल के साथ कैसे काम करते हैं, और बाद में हम स्विच होंगे ORM पे, GoRM पे, जो कि इस हाई डिमांड इन अ कंपनी। ओके, इसकी नीड है, तो यही हम सारा लेटेस्ट सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा बेस्ट तरीके से। उसके बाद हम पोस्ट यूज़ करें तो GoPG बोल के भी है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें आई हुई है, और डेफिनेटली अगर ये चीज़ें रिज्यूम में अगर आपके मेंशन होती है तो डेफिनेटली आपको कॉल तो आएंगे, बस इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ह्यूज डिमांड है गोलैंग की। जस्ट हम जिस तरीके से चल रहे हैं, हमारा बहुत ही बेटर तरीके से ट्रेनिंग चल रहा है
कि बहुत सुपीरियर है, इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग में मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, होने को करने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स इनफ टू गेट द जॉब एंड बिकम अ एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, तो जस्ट योर कोऑपरेशन इज रिक्वायर and don't focus on a perfection, focus on a progress, don't get pressurized. Even the people are expecting lot of things from you, but the main thing is your potential and capacity and abilities also matter. Okay, so somebody is expecting more than your potential, at that time it becomes a burden. Okay, so I don't want to be expose the burden on you. ओके, तो मुझे बर्डन नहीं चाहिए। बर्डन ये होता है कि आपकी क्षमताओं के ज़्यादा काम आप आपके ऊपर आया है, तो वो बर्डन होता है। तो हम बर्डन नहीं करना चाहते, हम हमारी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे भी हम क्षमताओं को बढ़ाएंगे तो हमारा बर्डन कम होते जाएगा। तो यही आपको करना है, यू हैव टू इंक्रीज योर पोटेंशियल। ओके, तो ये पोटेंशियल जो हमारे अंदर है पहले से, हमने इसको कभी बाहर नहीं निकाला, तो पोटेंशियल बिल्डअप करना है। फॉर दैट यू नीड टू get up on time on 7 o'clock. If you wake up and then still you are go on the bed, so this thing you should not do that. That is a challenges for you. ये बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम किसी दूसरे के साथ फाइट करते, चैलेंज नहीं है, हम खुद के साथ फाइट करते, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है हम उसको कंट्रोल कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। जैसे अभी गंगा 6 बजे उठता है, 5:30 बजे, 6 बजे है, 7 बजे लेक्चर है, उसको पता है लेक्चर है, आँख खुलती है और बोलता है नहीं 2 मिनट में सो जाऊंगा, फिर से सोता है और उठता है 9-10 बजे या 3 बजे डायरेक्टली, फिर बोलते हैं यार मेरे को नींद ये नहीं आया, होश ही नहीं आया। बट स्टिल ही वो वेकअप हुआ था, उठा था, उसी टाइम उसके लिए वो चैलेंजिंग मोमेंट था कि उसके पोटेंशियल को बढ़ाए वो, कि उसकी जो क्षमता है कि नींद में से उठने के उठ सकता है वो, उसने उसको पॉजिटिवली नहीं लिया, मतलब उसने उसको बढ़ाया नहीं, उसने क्या किया, उसको छोड़ के निगेटिव में चला गया और अपना पोटेंशियल बढ़ाना रुका दिया वहाँ पे। तो इस तरीके से पोटेंशियल नहीं बढ़ता है आपका। पोटेंशियल बढ़ाने के लिए आपको उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है, जो चीज़ बियॉन्ड योर पोटेंशियल है उसको करना पड़ता है, तब जाके आपका पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये प्रैक्टिसेस आपको करना ही है, सिर्फ खाली पीली बोलने से नहीं होता है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, ये तो फिर बेकार चीज़ है। तो इसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हो, उसके लिए कुछ स्पेंड कर रहे हो। जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जैसे मुझे पोटेंशियल बढ़ाना है तो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ता है। तो कुछ चीज़ों की प्राइस हम हर वक्त पे करते हैं। आप क्या प्राइस पे कर रहे हो किस चीज़ों को? आपको सिर्फ वो चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन भाई मार्केट में जब जाते हैं हम तो कोई भी चीज़ के बदले हमें कुछ देना पड़ता है, तो हम पैसे देते हैं। तो वैसे भी आपको पोटेंशियल चाहिए तो कुछ तो भी उसको पे करना पड़ेगा ना आपको। तो आपका कंफर्ट पे करना पड़ेगा आपको, आपका आलस पे करना पड़ेगा आपको। तो ये तो लाइफ का तो रूल है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप। सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बिकम अ सेल्फ मोटिवेटेड। जरूर नहीं कि कोई आएगा बंदा और आपको बोलेगा कि ये करो वो करो, जब कोई मोटिवेट करेगा आप खुद मोटिवेट हो जाओ खुद। ओके, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं मोटिवेशन की, मैं खुद ही करता हूँ सब चीज़ें खुद ही, क्योंकि मैंने उस तरीके से मैं खुद के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं पोटेंशियल बढ़ाना चाहता हूँ, और अभी भी मैं बढ़ाते ही रहता हूँ, डेली बढ़ाते ही रहता हूँ पोटेंशियल। इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों को प्राइस पे करनी पड़ती है। जैसे रात को कल 3 बजे सोया, डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहा था, AI की, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें, मशीन लर्निंग पढ़ रहा था, जैसे सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो लोग 8, 9, 10, 11 बजे सोते तो मैं 3 बजे तक मैंने टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद सो के सुबह 6 बजे उठा मैं। तो कुछ ना कुछ मैं पे कर रहा हूँ ना उसकी प्राइस। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रीज़न बता रहे हो, सर बारिश की वजह से मैं नहीं आ सकता। आने वाला कैसा भी आ सकता है। अब मान लो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है और बारिश आई, तो आप यही रीज़न दोगे कि सर बारिश है नहीं, आप तो रेन कोट या फिर भीग के जाओगे ना, क्योंकि यू हैव गिव द प्रायोरिटी ऑफ दैट थिंग। ओके, तो यही चीज़ अपने पास यही है कि देयर इज अ पीपल नॉट गिविंग द प्रायोरिटी, बिकॉज उनके हिसाब से ये चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। देखो चीज़